सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये देखा जाए, पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु संवेदी पेशी अवस्था होती है। याद रखिएगा, संवेदी पेशी अवस्था किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। कब तक कहा? जब वो जन्म लिया, यानी जब प्रसूति माता ने नवजात शिशु को जन्म दिया, उससे 2 वर्ष की अवस्था तक को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। इस उम्र में शिशु के पास कोई भाषा या अमूर्त विचार बिल्कुल नहीं होता है। वह अपने आसपास की दुनिया को अपनी 5 इंद्रियां कौन कौन? देखकर, छूकर, सुनकर, चखकर, पकड़कर के माध्यम से ही अनुभव करता है और उसे सीखता है। उसके अनुसार से वो बेहतर कैसे सीखता है? क्या आंसर होगा? तो वो अपने अमूर्त तरीकों से चिंतन करके, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का प्रयोग करके, इंद्रियों का प्रयोग करके, निष्क्रिय शब्दों को समझने के लिए आंसर क्या होगा? इंद्रियों का प्रयोग करके वो सीखता है। ठीक है, आइए दूसरा प्रैक्टिस देखते हैं। मानव जीवन में सबसे अधिक गहन और जटिल जो है समाजीकरण की अवस्था होता है। कौन सा समाजीकरण की अवस्था होता है? तो याद रखिएगा, किशोरावस्था में बच्चा परिवार से बाहर निकलकर, आप देखे होंगे बच्चे पढ़ने के लिए जिस बहाने परिवार से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के समूह के प्रति जो है काफी वफादार बनते हैं। इस दौरान उसे आत्म पहचान, उसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, सामाजिक परिपक्वता और नए सामाजिक मूल्यों का जो है विकास होता है, जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज और याद रखिएगा सबसे गहराई से और सबसे जटिलता से जो है उस बालक के साथ हो जाती है। इसीलिए इस उम्र में बालक बालिकाएं अक्सर भाग जाते हैं। खैर उस पर चर्चा का विषय नहीं है। यहां देखें, मानव जीवन में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के जीवन के स्थान, तो किशोरावस्था के दौरान, जैसा कि आपको एग्जाम्पल देकर हमने बताया था। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, बाल विकास में अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक को, स्थिर को, प्राथमिक को, गौड़ को? आंसर इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर क्यों होगा? कि अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है, क्योंकि माता पिता से जो मिलने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जेनेटिक गुण होते हैं, उनके जन्म के बाद बदलने नहीं जा सकते हैं। इसके विपरीत वातावरण का एक गत्यात्मक, एक बदलने वाला पहलू होता है, जो उनके रंग रूप को बदल सकता है, जो समय के साथ बदलता रहता है और बच्चे के विकास को दिशा देता है। तो इस हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? स्थिर जो है आंसर सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं, केवल बाहरी अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यवहारवादी पर, रचनावादी पर, संज्ञानवादी पर, विकासवादी पर? तो किस पे संबंधित है भाई? तो याद रखिएगा आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा? व्यवहारवादी पे होगा। क्यों व्यवहारवादी पे होगा? क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत पूरी तरह से अवलोकनीय व्यवहार और उद्दीपन अनुक्रिया पे आधारित है। जैसे व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन है। तो वाटसन और स्किनर, थांडाइक जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि सीखने में मन सूझ की भूमिका के बजाय केवल वही व्यवहार मायने रखता है जिससे बाहर से देखा व मापा जा सकता है। इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा? व्यवहारवादी होगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग बनाना, परिघटना या धारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा इसमें से? कि विकल्प जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य जो है बनाना। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा शिक्षा में समझ ग्रहण करना होता है। जैसे जब शिक्षक बच्चों को केवल अकेले तथ्यों और प्रक्रियाओं को रटने या याद कराने पर जोर देता है, तब वह समझ के लिए शिक्षण नहीं बल्कि केवल स्मृति स्तर पर शिक्षण होता है। यानी बाकी तीनों विकल्प जो है समझ को बढ़ावा देते हैं। आंसर इसमें से आपका ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें से छठवां है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है?
कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उनके कार्य करने का हमें आनंद आता नहीं है तो वे हमेशा सफल नहीं होते हैं। क्यों सफल नहीं होते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे किसी काम को इनाम या डर के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी और संतोष के लिए करते हैं। वे ऊर्जावान होते हैं और चुनौतियों से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, बिल्कुल नहीं है कि वे हमेशा सफल ही होंगे, ये भी जान जाइएगा। और सफलता किसी भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, इसलिए बेस्ट आंसर इसमें से सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता के विकास के लिए शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? इसमें से विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, क्या ये नहीं करना चाहिए? या उन्हें सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौतियां देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, या तनाव को नियंत्रण करना सीखना? आंसर होगा कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना यह शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि समावेशी शिक्षा के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों को उनके समान साथियों से अलग या पृथक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनमें अहंकार या अलगाव की भावना आ सकती है। उन्हें कक्षा के साथ रख कर भी चुनौती कार्य देकर उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा अध्यापक द्वारा दिया जा सकता है। इसलिए जो है ये विशेष जो है समकक्षियों को अलग नहीं करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छोटे विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? कौन सा अक्षर जो है पठन कठिनाई का नहीं है? तो शब्दों विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति प्रवाह में कठिनाई। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये जो है पठन का कठिनाई जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पठन की कठिनाई मुख्य रूप से अक्षरों को पहचानने, वर्तनी लिखने, पढ़ने की गति या प्रवाह से जुड़ी एक जो है न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। शुरुआत में शब्दों और विचारों को न समझ पाना सामान्य बौद्धिक क्षमता का हिस्सा हो सकता है। इसे सीधे तौर पे पठन कठिनाई प्राथमिक लक्षण जो है नहीं माना जा सकता, इसलिए शब्दों विचारों को समझने में कठिनाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विद्यार्थियों का आत्म नियम मुख्य रूप से किसकी ओर संकेत करता है? किसकी ओर संकेत करता है भाई? तो विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन नियंत्रण, अपने सीखने की स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय करना। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा कि जो है अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, ये आंसर सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है भाई? क्योंकि याद रखिएगा, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में आत्म नियम का अर्थ बताया गया है। इसके अनुसार एक छात्र अपने खुद के सीखने के तौर तरीकों की निगरानी करे, अपनी कमियों को पहचाने, खुद के अधिगम का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता रखे, वह कितना और कैसे सीख सकता है, वह जो है आत्म नियम मुख्य रूप से इसकी ओर संकेत करता है। इस हिसाब से आंसर जो है इसमें से सी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना वो अन्य अधिगम किस भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार को मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो कौन सा सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो सही सी बात है, व्यवहार सीखना, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता भाई? क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है, न कि सीखना। याद रखिएगा, किसी भी बालक के व्यवहार में परिमार्जन या शुद्धता मनोविज्ञान कहलाता है। सीखना तो अनुभव या अभ्यास कारण में आने वाला जो है अपेक्षिक अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम को पुरानी आदतों को छोड़ना भी शामिल है और यह व्यवहार में मध्यस्थता भी करता है। इस हिसाब से व्यवहार का अध्ययन सीखना सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे आप। इसी टेट एग्जाम तक हम आपका साथ देंगे। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो सेम वही चीज है, इसमें से देखा जा सकता है, इसमें से नहीं माना जा सकता है। तो सीखना का अध्ययन सीखना है, अन्य अधिगम को सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार की मध्यस्थता रखती है, और जो है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन एक हो गया, इसको छोड़ा जाए, इस क्वेश्चन को छोड़ना ही, दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर इसमें से ए ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें से देखा जाए। नेक्स्ट देखा जाए, एक सृजनात्मक शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है?
परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्ट्स रिलेटेड चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है और बहुत जो है बुद्धिमान है। तो क्या आंसर होगा इसमें से बेस्ट आंसर होगा सृजनात्मक सृजनार्थी की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो पार्ट्स रिलेटेड चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक वह होता है जो लीक से हटकर सोचता है, याद रखिएगा, जिसे पार्श्व चिंतन भी कहा जाता है। वह किसी समस्या का समाधान करने के लिए मौलिक या अनोखे उपाय खोजता है। केवल अच्छे अंक या ड्राइंग करना सृजनात्मक का पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव चाइल्ड, याद रखिएगा। क्रिएटिव मतलब जो उसके मन में चल रहा है। अगर मान लीजिए मूर्ति बनानी है तो कहां पे मूर्ति बनाने के लिए, मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी अधिक लगाना है, कम लगाना है, वो अंदर जो है उसके चलता रहता है। तो पार्ट्स रिलेटेड चिंतन समस्या समाधान में अच्छा है, ये आंसर सबसे बेस्ट है। बालक को अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? किसका हिस्सा होता है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी विषय की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मस्तिष्क में उसकी एक मानसिक छवि, तर्क, विचार तथा निर्माण करना है। चूंकि यह पूरी तरह से दिमागी और तार्किक प्रक्रिया है, इसलिए अवधारणाओं का विकास जो है हम लोग सीधे तौर पे जो है बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा मान सकते हैं। बेस्ट आंसर इसमें से डी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण एक दूसरे से मुख्य रूप से किसमें जो है भिन्न होते हैं? किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, बुद्धि विकास के सिद्धांतों में। तो विकास की दर में याद रखिएगा हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भिन्नता आप जानते होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। अगर क्लास में कोई टीचर प्रश्न पूछे तो सभी बच्चे उस प्रश्न का उत्तर एक साथ एक ही समय नहीं दे पाएंगे, सभी भी नहीं दे पाएंगे, कुछ अलग अलग देंगे, कुछ गलत देंगे, कुछ नहीं देंगे। यानी व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों में विकास का एक क्रम जो है एक जैसा होता है। जैसा बच्चा पहले बैठना, सीखना, चलना, ये सब जो है हर बच्चे में बढ़ने और सीखने का विकास दर अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई थोड़ा समय लेता है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई तुरंत बोलता है। ये सब जो है विकास की दर होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर इसमें से डी होगा। नेक्स्ट इसमें से देखेंगे, बच्चे के उचित विकास के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? किसका है कथन भाई? यह कथन कैसा है? यह कथन जो है, यह कथन क्या है? यह कथन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान रखता नहीं। इससे हम लोग सहमत नहीं है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। यह सही हो सकता है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। सरासर गलत है। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत, यह भी गलत है। आंसर इसमें से बी सबसे बेस्ट होगा। बेस्ट क्यों होगा? क्योंकि विकास के सभी आयाम, जैसे शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ या संवेगात्मक हुआ, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। याद रखिएगा, इंटरकनेक्टेड होते हैं। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से जैसे अस्वस्थ हो या कमजोर हो या बीमार हो, तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव उसके सोचने की, उसकी बौद्धिक और उसके सामाजिक विकास पर भी निर्भर करता है। इसीलिए अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़कर उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग करता है। आप क्या करेंगे? आप इरफान के साथ क्या करेंगे? उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक है, उसे समझाएंगे खिलौना कभी नहीं तोड़ना चाहिए, गलत तरीका है। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, गलत तरीका है। उन पे हमेशा नजर रखेंगे, गलत तरीका है। उसके जिज्ञासा को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को द्वारा खिलौना तोड़कर अंदर की चीजें देखना उन्हें जिज्ञासु स्वभाव और खोजी प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक शिक्षक के रूप में आप लोग को क्या करना चाहिए? उसे डांटने की बजाय उसे खोजी ऊर्जा को सही वैज्ञानिक या रचनात्मक दिशा में तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है भाई? तो विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए,
या औचित स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभाव रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचान करने में। सबसे अच्छा इसका आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभाव के रूप में संबोधित करने में जो है बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब आप शिक्षक बन जाएंगे, जब एक शिक्षक बाल विकास के, जब आप एक शिक्षक होने के बाद बाल विकास के सिद्धांतों को जानेंगे, उन्हें पता करेंगे, तो कक्षा में हर बालक जो है अलग अलग ढंग से सीखता है। कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई करके सीखता है। यह जो प्राप्त करने का ज्ञान का तरीका है, बच्चों को जो है उनकी अलग अलग अधिक शैलियों के अनुसार ही, याद रखिएगा, शिक्षण विधि को बदलने में मदद करता है। इसलिए आंसर क्या होगा? बी आंसर सबसे बेस्ट है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। क्या ये सही है? या विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकास करना असंभव, ये सही है? या कोई भी दो शिक्षार्थी या योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, ये सही है? विद्यार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है, न ये तो सरासर गलत है। सी आंसर सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा। यानी प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका वास्तविक अर्थ जो है कोई भी दो विद्यार्थी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? देखिएगा, व्यक्ति भिन्नता का नाम अभी आपको समझाए थे कि व्यक्ति भिन्नता क्या होता है कि दुनिया का कोई भी दो बच्चे अपने मानसिक योग्यता, सीखने की रुचियों में, पसंद नापसंद, आंतरिक प्रतिभाओं आदि में 100% एक जैसे नहीं हो सकते। याद रखिएगा, कुछ न कुछ जरूर भिन्नता होगी। हर बच्चे के अंदर अनूठी एक खूबी होती है। जैसे जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं उसमें भी 100 में 100% जो है एक जैसे नहीं हो सकते हैं। डेली रहने वाले उन बच्चों को पहचान जाते हैं, आप देखते भी होंगे। नेक्स्ट इसमें से देखा जाए कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो सरासर ये गलत है। क्या दर्शाता है भाई? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यही प्रश्न मिल गया। बुद्धि के विभिन्न पक्षों को सही नहीं है, सही है नहीं। आंसर इसमें से ए सबसे बेस्ट। ए सबसे बेस्ट कौन क्यों है? क्यों बेस्ट कहेंगे? क्योंकि बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, केवल लिंग के आधार पर या किसी एक वर्ग को या स्त्री पुरुष को दूसरे से श्रेष्ठ या कमजोर बताना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता कहलाता है। याद रखिएगा, बुद्धि का संबंध किसी के जेंडर से नहीं है, बल्कि आनुवंशिकता और पर्यावरण से होता है। जैसे कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता। क्या आप इस चीज को मानते हैं? अगर मानते हैं तो लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रदर्शित है। दर्द सबको होता है, मर्द हो या औरत हो। ठीक है, आंसर ए इसमें से सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कृष्णा कक्षा को जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और आकर उस पर चर्चा करती है। यह क्या है? यह क्या है भाई? तो आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यह सीखने का आकलन है, बहुत टेक्निकल है। देखिएगा, एक तो भ्रमण क्षेत्र ज्योग्राफी के क्षेत्र में सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट होता है। जब कोई गतिविधि या काम पूरा हो जाने के बाद, जैसे टूर खत्म हो जाने के बाद, जांच के लिए चर्चा या परिचर्चा जरूर की जानी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में या क्लास में। क्यों? क्योंकि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, तो उसे सीखने का आकलन या योगात्मक आकलन कहते हैं। यह काम खत्म होने के बाद परिणाम जानने के लिए सबसे बेस्ट होता है। यानी सीखने का आकलन भ्रमण पर ले जाते हैं तो आकर उस पर चर्चा करते हैं, तो क्या है? ये सीखने का आकलन है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप जरूर करेंगे। आपको जो है सीटेट की निःशुल्क क्लासेस में दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत बहुत से आप जानते होंगे कि कौन सा नहीं है। जैसे अब सम्मान से विशिष्ट की होते, ये तो मानव विकास का सिद्धांत है। अब प्रतिवर्ती क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझिएगा। प्रतिवर्ती को इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि विकास आगे बढ़ने के बाद उलटकर दोबारा पुरानी अवस्था में, या जैसे वयस्क वापस शिशु बनता है, तो जैसे वयस्क से जो है वापस शिशु बनना है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब विकास हमेशा जो है निरंतर चलता रहता है एक निश्चित क्रम में। याद रखिएगा, और पहले समान फिर विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है, विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती नहीं है, निरंतरता, अनुक्रमणिकता, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इसमें से नहीं कहते हैं कि जवानी फिर से वापस नहीं आएगी, यानी विकास चला जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, नियमित विद्यालय और विशेष विद्यालय। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियमित विद्यालय। क्यों नियमित विद्यालय भाई? याद रखिएगा,
यहाँ ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक तो समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो शिक्षा में बालक से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। जैसे दिव्यांग हो, निःशक्त हो, बच्चों को किसी अलग या विशेष स्कूल में भेजने के बजाय समाज के समान बच्चों के साथ ही नियमित विद्यालय में ही बिना किसी भेदभाव से पढ़ने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, वही समेकित शिक्षा कहलाता है, जो नियमित विद्यालय का जो है उदाहरण होता है। अधिगम सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा बिल्कुल सही है देखा जाए। इसमें से पहला क्या लिखा है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारणों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, नहीं, गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, प्रैक्टिस से भी तो सीख सकते हैं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं है। नहीं, त्रुटियां करके तो सीखता है। सफलता का मुंह देखने के लिए असफलता का मुंह देखना पड़ता है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बेस्ट आंसर क्या होगा इसमें से? डी आंसर। क्यों? क्योंकि सीखना हमारी भावनाओं से गहरा जुड़ाव है। अगर आप किसी चीज में रुचि आएगी तभी आप सीख सकते हैं। बच्चा उसी माहौल को सबसे बेहतरीन तरीके से सीख सकता है जहां वो मानसिक रूप से सुरक्षित, तनाव मुक्त, सकारात्मक महसूस करता हो। डर भरे माहौल में, तनाव भरे माहौल में अधिगम या कभी बालक कुछ सीख नहीं सकता। बेस्ट आंसर इसमें से डी होगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या आपका मुख्य उद्देश्य उसमें होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, क्या इस तरह प्रोफेशनल हो सकता है? नहीं। सीखने में होने वाली कमियों का निदान उपचारात्मक सबसे बेस्ट आंसर है, लेकिन इसको ही पढ़िए। शिक्षार्थियों की त्रुटि का निकालना, नहीं नहीं नहीं। विद्यार्थियों को उपलब्धि को मापन करना, बेस्ट आंसर क्या होगा? बी। क्यों बी होगा? याद रखिएगा, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन करना। यानी मूल्यांकन का असली उद्देश्य बच्चों के पास या फेल या उनमें कमियां निकालने का अर्थ नहीं है इसका मतलब मूल्यों का अंकन करना। इसका उद्देश्य यह है कि पता लगाना कि बच्चे में कहां समझने में दिक्कत आ रही है। निदान, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा ये अच्छा आपको दिक्कत है, आप ये ब्लड टेस्ट जांच करा के लाइए, यानी वो निदान करा के लाएगा। फिर डॉक्टर क्या करेगा? आप जब रिपोर्ट देखेगा तो उस पर दवा लिख देगा। यानी जब बच्चों को कहां से दिक्कत आ रही है ये देखा जाए तो निदान है, और बच्चे अपनी शिक्षण विधि जो है, शिक्षक अपनी शिक्षण विधि बदलकर उस कमी को दूर करे, ये उपचार है। तो बेस्ट आंसर इसमें से बी होगा। नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए, विद्यार्थियों द्वारा पहले सीखी गई जानकारी की पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने में यह एक प्रभावी तरीका है। यह विद्यार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक और शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने के लिए यह समृद्धि करता है। सबसे बेस्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? अगर आप देखिएगा सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है कि शिक्षार्थियों द्वारा पहले सीखी हुई जानकारी पुनरावृत्ति प्रत्यास्मरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसे जानकारी से पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का स्मृति बनाता है, मजबूत बनाता है। इसी को प्रस्तावना का असल कहते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है भाई कि जब किसी बच्चों को कोई नई बात या नया पाठ आप जब पढ़ाएंगे विद्यालय में तो उनके पूर्व ज्ञान या पुरानी सीखी हुई बातों को जोड़ के पढ़ाना चाहिए, यानी प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चे नए कॉन्सेप्ट को जल्दी और गहराई से समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़े, बच्चों बताओ तुम क्लास में विद्यालय कैसे आते हो? बच्चे ने कहा सर बस से आते हैं। तो बताओ बस कैसे चलता है? तो डीजल से चलता है। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग का जो है डीजल चैप्टर है, आज हम लोग डीजल के विषय में जानेंगे। यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना ये सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए, छात्रों में सृजनात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। याद रखिएगा, इसमें क्रिएटिव चाइल्ड उत्तर जो है प्राप्त करने के लिए किस ये जो है सबसे आवश्यक क्यों होता है? आप क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक मतलब क्या होता है? सृजन करना। वो छोटी मोटी चीजों से कोई बड़ा चीज दिमाग में सोचा बना दिया, यानी खुलकर सोचे हो। इसके लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है। छात्र अपनी कल्पना से, अपने विचारों का प्रयोग करके अलग अलग अनोखे उत्तर दे सकता है। बेस्ट आंसर इसमें से क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आइए देखा जाए, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? देखिए, नहीं वाला प्रश्न बहुत खतरनाक होता है। जहां नहीं हो आप गोला कर दीजिए, दिमाग को उल्टा कर दीजिएगा। क्या आंसर होगा? देखा जाए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना,
शिक्षक जो भी प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, कक्षा के अंदर एंड बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। बेस्ट आंसर इसका बी क्यों होगा? क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो भी प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए ये कोई मतलब नहीं है। समझ क्यों? देखिएगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या है, रटंत्र प्रणाली का कड़ा विरोध करती है। आप जानते होंगे जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक ने क्या दिया? योजना विधि दिया, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। यानी एक शिक्षक को कभी बच्चों को केवल अपने उत्तरों को याद करने या रटने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बजाय बच्चों से प्रश्न करिए, उन्हें ग्रुप से जोड़िए, उन्हें समझने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें समस्या दीजिए, समाधान को हल करने के लिए प्रेरित करिए। सबसे बेस्ट आंसर इसमें बी होगा। देखिए, जो प्रश्न के बाद समझाते हैं ना, वही मेन ताकत है। इसलिए मेरी बातों को, एक्सप्लेनेशन को ठीक से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टूल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? उचित उपकरण कौन सा नहीं है? सत्य परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्तकार और इसमें से मौखिक। तो सबसे अच्छा प्रश्न है सत्य परीक्षा जो है रचनात्मक आकलन करने का उचित उपकरण इसमें से नहीं है। टीम एंड एग्जाम से, टर्म एंड एग्जाम से, ये सत्य परीक्षा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए भाई इसमें से? क्योंकि पढ़ाई के दौरान बच्चों को लगातार सुधार के लिए किया जा सकता है, जैसे क्विज, क्लास टेस्ट। इसके विपरीत सत्य परीक्षा या साल की परीक्षा या वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर के अंत में होती है। जो योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, तो जो योगात्मक आकलन या मूल्यांकन का हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ ग्रेड या परिणाम प्राप्त करना है, यानी कह सकते हैं सॉरी कि आकलन दो प्रकार का होता है। एक आकलन में क्या होता है, एक संरचनात्मक होता है, जैसे किताब आप लिख रहे हैं, कुछ गलती हो तो सुधार सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ, कुछ कमी हो तो विषय सुधार सकते हैं। वार्षिक परीक्षा हो जाए या किताब छप जाए तो सुधार नहीं कर सकते हैं। यानी जो है रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है सत्र परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, उचित उपकरण नहीं है। आइए, दो प्रश्न और है। बच्चों के सीखने में जो कमियां या रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सभी पाठों को व्यवस्थित करके व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए या नहीं? ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए? नहीं। समुचित उपचारात्मक कार्य बेस्ट आंसर है, सघन अभ्यास नहीं। सी आंसर। क्यों? कि बच्चों को सीखने में जो कमियां रिक्तियां रह जाती हैं, उसके निदान के लिए आपको जो शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी एक शिक्षक होने के नाते उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद होता है। आप जानते होंगे, जब शिक्षक बच्चे में लर्निंग गैप्स या कमियों को पहचान लेता है, यानी निदान को पकड़ लेता है, तो उसे दूर करने के लिए विशेष रूप से समुचित उपचारात्मक कार्य वो करता है। यानी बेस्ट आंसर इसमें से सी होगा। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न बताइए, फिर क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। आखिरी प्रश्न क्या देखा जाए कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसको समझ लीजिए कि किस रूप में देखा जाना चाहिए। कि क्या विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता चुनौती के रूप में? नहीं। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप बनाने के लिए? नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के लिए? नहीं। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो है कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, तो जो उनका कोई समस्या या बाधा नहीं होता है, उन्हें एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि इससे बच्चे एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, शब्दों का जो सीखते हैं एक दूसरे को देखकर, बोल सुनकर, उससे उनका भाषाई और संज्ञानात्मक विकास अधिक मजबूत होता है। इसलिए क्या विद्यालय के जीवन को समृद्ध बनाने का संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।